कभी सोचा है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में आरोपी यानी जिस पर इल्जाम है वो कोर्ट में आए ही नहीं तो क्या होगा? क्या पूरा केस वहीं रुक जाएगा? आज हम इसी दिलचस्प कानूनी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि क्या आरोपी के गैर मौजूदगी में इंसाफ मुमकिन है। फिर देखेंगे कि कब कब अदालत से हाजिरी में छूट मिल सकती है, और अगर कोई फरार हो जाए तो क्या होता है। इसके बाद हम उन सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपायों पर बात करेंगे जो निष्पक्ष सुनवाई पक्की करते हैं। और आखिर में हम फैसलों, अपील के नियमों और कुछ खास अपवादों को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जहां से ये सारी बहस शुरू होती है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के केंद्र में है। एक तरफ है न्याय की मांग और दूसरी तरफ आरोपी के अपने अधिकार। कानून इन दोनों के बीच वो नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाता है, आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस संतुलन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हर गैर मौजूदगी एक जैसी नहीं होती। कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां अदालत खुद किसी को पेशी से छूट दे सकती है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि आरोपी का कोई वकील कोर्ट में है या नहीं। अगर वकील मौजूद है तो जज को लगता है कि आरोपी के हितों की रक्षा हो रही है और वो मुकदमा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वकील नहीं है तो इंसाफ के तकाजे को देखते हुए जज सुनवाई टाल सकता है ताकि आरोपी के अधिकारों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और हाँ, एक और मजेदार बात, हमारा कानून भी वक्त के साथ चल रहा है। अब पेशी का मतलब सिर्फ फिजिकली कोर्ट में होना नहीं है। टेक्नोलॉजी के जमाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना भी पर्सनल अटेंडेंस ही माना जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब आरोपी को छूट नहीं मिली बल्कि वो जानबूझकर कानून की पकड़ से भाग रहा हो? तो अब आते हैं उस ज्यादा गंभीर और पेचीदा सिचुएशन पर। ऐसे इंसान के लिए कानून में एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक कानूनी दर्जा है। और जब किसी को ये दर्जा मिल जाता है तभी उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाने का रास्ता खुलता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। कानून ये मानता है कि जब कोई व्यक्ति खुद भागने का फैसला करता है तो वो एक तरह से अदालत में मौजूद रहने के अपने हक को खुद ही छोड़ रहा है। इसी सिद्धांत के आधार पर उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल चल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भगोड़ा घोषित करते ही अगले दिन से ट्रायल शुरू हो जाता है। कानून ने एक सुरक्षा कवच भी दिया है। नियम यह है कि आरोप तय होने के कम से कम 90 दिन बाद ही ऐसा ट्रायल शुरू हो सकता है। ये एक तरह का ग्रेस पीरियड है, सोचने समझने और वापस आने का एक मौका। अब सवाल ये उठता है कि अगर आरोपी मौजूद ही नहीं है तो सुनवाई निष्पक्ष कैसे होगी। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब देने के लिए कानून ने कई कड़े नियम बनाए हैं। ट्रायल शुरू करने से पहले अदालत को ये 4 कदम उठाने ही पड़ते हैं। पहले तो 30 दिन के गैप पर 2 बार अरेस्ट वारंट जारी करना, फिर लोकल अखबार में नोटिस छपवाना, किसी रिश्तेदार या दोस्त तक खबर पहुंचाना, और आखिर में उसके घर और लोकल पुलिस स्टेशन पर नोटिस चिपकाना। मतलब कानून हर मुमकिन कोशिश करता है कि उस तक बात पहुंच जाए। और उस अखबार वाले नोटिस में उसे साफ साफ 30 दिन की मोहलत दी जाती है। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह की आखिरी चेतावनी है कि अगर अब भी हाजिर नहीं हुए तो मुकदमा तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ न्याय का एक सबसे बड़ा और शायद थोड़ा हैरान करने वाला सिद्धांत सामने आता है। भले ही आरोपी भाग गया हो, कानून उससे बचाव का हक नहीं छीनता। अगर उसका अपना वकील नहीं है तो सरकार के खर्चे पर एक वकील दिया जाएगा ताकि अदालत में उसकी तरफ से भी दलीलें रखी जा सके। तो ठीक है, मुकदमा चल गया, बचाव भी हो गया। अब आगे क्या? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि फैसले के बाद क्या होता है और अपील के नियम क्या हैं। तो एक बार ये ट्रायल शुरू हो गया तो फिर ये रुकता नहीं, सीधा फैसले पर जाकर ही खत्म होता है। सारे सबूत दर्ज किए जाते हैं, भले ही ऑडियो वीडियो के जरिए करने पड़े। और हां, अगर भगोड़ा बीच ट्रायल में लौट आए तो अदालत उसे पहले पेश हुए सबूतों को फिर से जांचने का मौका दे सकती है। पर उसकी वापसी से ट्रायल रुकता नहीं, बस वो उसमें शामिल हो जाता है। अब आती है अपील की बात, और यहां कानून का रुख एकदम सख्त है। सीधा सा हिसाब है, अगर फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो पहले अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। भागते भागते अपील नहीं हो सकती। और सरेंडर करने के बाद भी अपील के लिए दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। फैसले की तारीख से 3 साल के अंदर ही अपील करनी होती है। ये आखिरी डेडलाइन है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इन इतने सख्त नियमों के बीच भी कानून ने एक बहुत ही खास और जरूरी अपवाद रखा है।
ये उन लोगों के लिए है जो दिमागी तौर पे अस्वस्थ तो नहीं है, पर किसी और वजह से अदालत की कार्यवाही को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे केस में देखिए कानून कितना सावधान है। निचली अदालत मुकदमा तो चला सकती है, लेकिन दोषी पाए जाने पर खुद सजा नहीं सुना सकती। उसे पूरा मामला अपनी रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट भेजना पड़ता है और आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट ही देता है। ये इंसाफ की एक और परत है ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं। ये कानून एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलने जैसे हैं। एक तरफ है न्याय की रफ्तार को बनाए रखने की जरूरत और दूसरी तरफ एक इंसान के बुनियादी अधिकार। ये कानून कोशिश करते हैं कि कोई भी न्याय को बंधक न बना सके, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि एक भगोड़े को भी बचाव का पूरा मौका मिले। ये संतुलन कितना कामयाब है, ये वाकई सोचने वाली बात।